एक डॉक्टर जो स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ था और जॉन हॉपकिंस जैसे दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में कैंसर के ऑपरेशन करता था। एक दिन वो समुद्र के किनारे खड़ा है, हाथ में खाना है, और उसकी पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। पत्नी ने कहा कि तुम्हें अपना मोटापा कम करना चाहिए। यह सुनकर उसे अजीब लगा, क्योंकि वो अभी अभी लॉस एंजलिस से एक द्वीप तक 21 मील खुले समुद्र में तैर कर आया था। पूरे 14 घंटे लहरों से लड़ता रहा। उसे लगता था कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन जब उसने आईने में खुद को ध्यान से देखा और खून की जांच करवाई, तो सच कुछ और ही निकला। उसका वजन जरूरत से करीब 25 किलो ज्यादा था। शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा था और डायबिटीज की तरफ ले जाने वाली बीमारी के शुरुआती संकेत साफ दिखने लगे थे। उस डॉक्टर का नाम था पीटर अटिया, और उस एक दिन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने जो सीखा, जो खोजा और जो अपनी जिंदगी में उतारा, वो सब उन्होंने एक किताब में लिखा है जिसका नाम है आउटलाइव। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज हम इसी किताब की बात करेंगे जो कहती है कि लंबी जिंदगी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये एक विज्ञान है, एक कला है और एक ऐसी समझ है जो अगर सही वक्त पर मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले इस कहानी की एक जरूरी बात सुनिए। जब वो जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में कैंसर के ऑपरेशन सीख रहे थे, तो रात को एक सपना बार बार आता था। सपने में वो एक ऊंची इमारत के नीचे खड़े हैं और ऊपर से अंडे गिर रहे हैं। वो भागकर उन अंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अंडे जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। वो बेचैन हो उठते हैं और फिर नींद खुल जाती है। सालों बाद उन्हें समझ आया कि वो सपना असल में क्या कह रहा था। उनके अस्पताल में कैंसर के मरीज आते थे, लेकिन ज्यादातर बार जब तक वो पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। डॉक्टर ऑपरेशन करते, पूरी ताकत लगाते, लेकिन कुछ ही सालों में वो मरीज चले जाते थे। अंडे गिरते रहते थे और टूटते रहते थे। और फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि असली समस्या अंडे पकड़ने में नहीं है। असली समस्या यह है कि जो ऊपर से अंडे फेंक रहा है उसे कोई रोक ही नहीं रहा। मतलब बीमारी को आने से पहले रोकने की कोशिश ही नहीं हो रही। इस किताब को बाकी सेहत की किताबों से जो चीज अलग बनाती है वो ये है कि इसमें साफ बताया गया है कि हम में से ज्यादातर लोगों की मौत 4 बड़ी बीमारियों में से किसी एक से होती है। पहली है दिल की बीमारी, दूसरी है कैंसर, तीसरी है भूलने की बीमारी जिसे अल्जाइमर कहते हैं, और चौथी है डायबिटीज और उससे जुड़ी तकलीफें। इन चारों को किताब में 4 घुड़सवार कहा गया है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे आते हैं, दशकों में, बिना किसी आहट के, और जब तक पता चलता है तब तक ये बहुत आगे निकल चुके होते हैं। और यहां हमारे अपने जीवन की एक कड़वी सच्चाई छुपी है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, शायद अपने ही घर में, जो 50-60 की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से चले गए, जिनके माँ बाप बुढ़ापे में अपने ही बच्चों को पहचानना भूल गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की लेकिन आखिरी 10 साल बिस्तर पर गुजारे। हम ये सब देखते हैं, दुखी होते हैं और फिर मान लेते हैं कि ऐसा तो होना ही था, उम्र हो गई थी, नसीब में यही लिखा था। लेकिन यह नसीब नहीं है। यह उन फैसलों का नतीजा है जो हम दशकों पहले लेते हैं या लेने से चूक जाते हैं। और अगर सही वक्त पर सही समझ मिल जाए तो इन चारों घुड़सवारों को बहुत पीछे धकेला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद इस किताब के लेखक की जिंदगी है। वो एक ऐसे परिवार से आए थे जहां पुरुषों में दिल की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनके पिता के 2 भाइयों की मौत 50 साल की उम्र से पहले ही दिल के दौरे से हो गई थी और एक भाई 60 के आसपास गुजर गया। वो जानते थे कि यह खतरा उनके खून में बहता है, लेकिन उस समुद्र किनारे वाले दिन तक वो खुद भी उसी रास्ते पर चल रहे थे, बस उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। खून की जांच के नतीजे सामने आए तो उन्होंने वो काम किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उन्होंने रुककर गहराई से सोचा। पोषण और शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था वो पढ़ डाला। उम्र बढ़ने पर काम करने वाले वैज्ञानिकों से मिले। दिल की बीमारी, कैंसर, अल्जाइमर और डायबिटीज को एक बिल्कुल नई नजर से समझने की कोशिश की। और उन्हें पता चला कि आज का पूरा मेडिकल सिस्टम एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो गलती ये है कि हम बीमारी का इंतजार करते हैं और जब वो आ जाती है तब उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसे ऐसे समझिए कि नदी में लोग डूब रहे हैं और हम उन्हें बाहर निकालने में लगे हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि वो नदी में गिर क्यों रहे हैं। कोई ऊपर जाकर यह नहीं देख रहा कि उन्हें नदी में धकेल कौन रहा है। और इस किताब में जो जवाब दिए गए हैं
वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। आज से, अभी से, चाहे आप 30 साल के हों या 50 के, क्योंकि जो बीज आज बोए जाएंगे उनके फल 10-20 साल बाद मिलेंगे, और जो बीज आज नहीं बोए गए उनका भी नतीजा आएगा। बस वो नतीजा वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। आज की दवाइयां बेहतर हैं, डॉक्टर काबिल हैं, फिर भी ये चारों घुड़सवार हर साल करोड़ों लोगों की जान ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती हो रही है, और उस गलती में एक ऐसी सोच छुपी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। रात का वक्त था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 14 साल के एक लड़के की गाड़ी में सीधी टक्कर मार दी। जब वो अस्पताल पहुंचा तो नब्ज मुश्किल से चल रही थी और आंखें बंद थीं। उस रात इमरजेंसी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं डॉक्टर के कंधों पर थी। उन्होंने वो सब किया जो एक डॉक्टर कर सकता है। खून चढ़ाया, दवाइयां दी, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन वो लड़का इस दुनिया से चला गया। उस रात वो सीढ़ियों में अकेले बैठे रोते रहे। जो बात सालों बाद समझ आई वो बहुत गहरी थी। उस लड़के को बचाने का असली मौका हादसे के बाद नहीं था। वो मौका तो तब था जब वो तेज गाड़ी चलाने वाला शख्स रोज लाल बत्ती तोड़ता था और कोई उसे रोकता नहीं था। जिंदगी बचाने का सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब खतरा अभी दूर हो, ना कि जब वो सामने आ चुका हो। और यही आज के पूरे मेडिकल सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस किताब में इसे मेडिसिन 2.0 कहा गया है। ये वो सिस्टम है जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमारी आ चुकी हो, खून की जांच तब होती है जब कुछ गड़बड़ महसूस हो, दवाई तब शुरू होती है जब कोई नंबर एक तय सीमा को पार कर जाए, और जब तक वो सीमा पार ना हो डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है, चिंता मत करो, अगले साल आ जाना। ऊपर से ये सोच सही लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी छुपी है। जो बीमारियां हम सब की जान लेती हैं वो एक दिन में नहीं आती। दिल की बीमारी दशकों में धीरे धीरे बनती है। कैंसर शरीर में सालों तक चुपचाप पलता रहता है। भूलने की बीमारी दिमाग में बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है, बस हमें पता नहीं चलता। और डायबिटीज एक लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है, उसकी शुरुआत नहीं। तो जब डॉक्टर कहता है कि अभी तो सब सामान्य है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बीमारी अभी उस सीमा तक नहीं पहुंची जहां से सिस्टम उसे पहचानता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी के खून में शुगर की लंबे समय की जांच करवाई जाए। अगर वो 6.5% आए तो डॉक्टर उसे डायबिटीज का मरीज घोषित कर देगा। दवाइयां शुरू हो जाएंगी, परहेज बताया जाएगा और डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाएगा। लेकिन अगर वही नंबर 6.4% हो तो बस इतना कहा जाएगा कि थोड़ा ध्यान रखो और अगले साल फिर दिखा जाना। बस एक छोटे से अंक का फर्क। एक तरफ पूरा इलाज शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ लगभग कुछ नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि 6.4 वाला इंसान भी उसी रास्ते पर चल रहा है, बस वो अभी थोड़ा पीछे है। और उसे रोकने का सही वक्त यही है, वो नहीं जब वो उस सीमा को पार कर चुका हो और बहुत देर हो चुकी हो। यही वो नई सोच है जिसे मेडिसिन 3.0 कहा गया है। इसमें सवाल यह नहीं है कि क्या आप अभी बीमार हैं, सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता 10-20 साल बाद आपको कहां ले जाएगा। ये सोच हमारे भारतीय जीवन के लिए कोई नई बात नहीं है, बस हम इसे भूल गए हैं। आयुर्वेद में एक शब्द है स्वस्थ। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि इंसान अपने आप में स्थिर है, शरीर से भी और मन से भी। हमारे पुराने वैद्य खाने को, नींद को, दिनचर्या को, मौसम को, सब कुछ मिलाकर देखते थे। वो बीमारी आने के बाद नहीं, बीमारी आने से पहले काम करते थे। इस नई सोच को आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझाया गया है और इसका एक ढांचा बनाया गया है जो 3 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है लक्ष्य, यानी आप चाहते क्या हैं, सिर्फ ज्यादा साल नहीं बल्कि बेहतर साल। दूसरा है रणनीति, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यायाम, खाने, नींद और मन की सेहत पर एक साथ ध्यान देना। और तीसरा है रोज के तरीके, यानी रोज कितना चलेंगे, क्या खाएंगे, कितना सोएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग सीधे तरीकों पर कूद पड़ते हैं बिना लक्ष्य और रणनीति सोचे। किसी ने कहा यह खाना बंद करो तो बंद कर दिया, किसी ने कहा यह गोली खाओ तो खाने लगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि यह सब किस लिए कर रहे हैं। और बिना लक्ष्य के रणनीति नहीं बनती और बिना रणनीति के तरीके काम नहीं करते। इस नई सोच की एक और बड़ी बात है और वो है खतरे को नए तरीके से समझना। आज का डॉक्टर कहता है कि आपकी चर्बी थोड़ी ज्यादा है लेकिन घबराइए नहीं, या कहता है कि बीपी सीमा पर है लेकिन अभी दवाई की जरूरत नहीं।
यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन यह राहत अक्सर झूठी होती है। जो बीमारियां हमारी जान लेती हैं वो किसी एक वजह से नहीं आती। वो कई छोटी छोटी गड़बड़ियों के एक साथ जुड़ने से आती है। थोड़ी ज्यादा चर्बी, थोड़ा ज्यादा बीपी, थोड़ी कम नींद, थोड़ा कम चलना फिरना, थोड़ा ज्यादा तनाव। ये सब अकेले अकेले छोटे लगते हैं, लेकिन मिलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं जो किसी एक जांच में नजर नहीं आता। इसे ऐसे समझिए, एक 40 साल का आदमी है, देखने में बिल्कुल ठीक ठाक, काम पर जाता है, घर का खाना खाता है, बाहर का ज्यादा नहीं खाता। साल में एक बार डॉक्टर के पास जाता है और सब सामान्य आता है। वो खुश होकर घर लौट आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा है। उसके खून में इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके लिवर में चर्बी जमा हो रही है जो किसी सामान्य जांच में दिखती नहीं। उसकी नसों में बहुत धीमे धीमे कुछ जमा हो रहा है जो दशकों में एक बड़ी रुकावट बनेगा। और जब वो 55 का होगा और अचानक दिल का दौरा पड़ेगा तो सब कहेंगे कि यह तो बिना किसी चेतावनी के हो गया। लेकिन सच ये है कि यह 15 साल से हो रहा था, बस किसी को दिखा नहीं। यही वो धीमी मौत है जिससे यह किताब लड़ती है। इसमें दो चीजों की बात है जो बहुत जरूरी है। पहली है कितने साल जिए, और दूसरी है उन सालों में कैसे जिए। सिर्फ लंबी उम्र काफी नहीं है, उस उम्र में जिंदगी का मजा भी होना चाहिए। एक पुरानी यूनानी कहानी है। टाइथोनस नाम का एक आदमी था जिसने देवताओं से मांगा कि वो अमर हो जाए, लेकिन उसने यह नहीं मांगा कि वो हमेशा जवान भी रहे। तो वो जीता रहा, बूढ़ा होता रहा, कमजोर होता रहा, शरीर टूटता रहा, लेकिन मौत नहीं आई। ये कोई वरदान नहीं था, ये एक अभिशाप बन गया। हम में से कोई भी टाइथोनस जैसी जिंदगी नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि जब तक जिए तब तक पूरी तरह से जिए, अपने पैरों पर खड़े रहें, अपने लोगों के साथ रहें, अपनी यादें बनी रहें और अपनी ताकत बनी रहे। और यह मुमकिन है, बस इसके लिए वो काम शुरू करने होंगे जो हम आम तौर पर टालते रहते हैं। उनमें से जो सबसे पहला और सबसे ताकतवर है वो किसी दवाई में नहीं मिलता, किसी खास खाने में नहीं मिलता। वो एक ऐसी चीज में है जो हम सबके पास है, लेकिन जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई एक दवाई हो जो आपकी उम्र 10 साल बढ़ा दे, दिल की बीमारी का खतरा आधा कर दे, कैंसर से बचाए, दिमाग को तेज रखे, डायबिटीज को दूर रखे और मन भी अच्छा रखे, तो क्या आप वो दवाई लेंगे? किसी भी समझदार इंसान का जवाब हां ही होगा। तो सुनिए, वो दवाई है व्यायाम। और यह कोई प्रेरणा वाली बात नहीं है, ये आंकड़ों पर टिकी हुई बात है, शोध पर टिकी हुई बात है। और जब इसके नंबर सामने आते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। एक बड़े शोध में 1,20,000 से ज्यादा लोगों को कई सालों तक देखा गया, उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती को नापा गया, और जो नतीजा सामने आया वो चौंकाने वाला था। जो लोग सबसे कम तंदुरुस्त थे उनके मरने का खतरा सबसे ज्यादा तंदुरुस्त लोगों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा था। इसे थोड़ा और समझिए, बीड़ी सिगरेट पीने से मरने का खतरा लगभग 1.5 गुना बढ़ता है। यानी शारीरिक रूप से कमजोर होना सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। और एक बात जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर कोई इंसान सबसे कमजोर ग्रुप से निकलकर बस औसत तंदुरुस्ती वाले ग्रुप में आ जाए तो उसके मरने का खतरा लगभग आधा हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा चलने फिरने से। कोई बड़ी मेहनत नहीं चाहिए, बस शून्य से थोड़ा ऊपर आना है। हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटे का व्यायाम मौत के कुल खतरे को 14% तक कम कर देता है। दुनिया की कोई दवाई यह नहीं कर सकती। लेकिन बात यही नहीं रुकती। व्यायाम सिर्फ ज्यादा साल जीने के लिए नहीं है, यह उन सालों को अच्छे से जीने के लिए भी है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत सोच दी गई है। वो सोच ये है कि अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सालों की एक तस्वीर बनाइए। सोचिए कि आप 80 साल के हो गए हैं। उस उम्र में आप क्या करना चाहेंगे? क्या अपने पोते को गोद में उठाना चाहेंगे? क्या सीढ़ियां चढ़ना चाहेंगे बिना किसी का सहारा लिए? क्या किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे? क्या अपने बगीचे में अपने हाथों से मिट्टी में काम करना चाहेंगे? यह सब सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन सब के लिए शरीर में ताकत चाहिए, संतुलन चाहिए, जोड़ ठीक चाहिए, फेफड़ों में दम चाहिए। और यह सब 80 साल की उम्र में अचानक नहीं आता। इसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ती है। असल में होता यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है, इतनी धीरे कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन 65 की उम्र के बाद यह गिरावट अचानक तेज हो जाती है, और 75 के बाद तो और भी तेज। जो लोग इस उम्र में भी चलते फिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो बहुत कम खोते हैं। लेकिन जो बैठ जाते हैं वो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 80 साल की उम्र में भी
आपका शरीर आपका साथ दे, तो आज आपको उससे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त होना होगा। रास्ते में जो ताकत घटेगी वो तो घटेगी ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आज की शुरुआत ऊंची हो तो सालों बाद भी आप एक अच्छी जगह पर होंगे। अब बात करते हैं कि व्यायाम के दो सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं। पहला हिस्सा है दिल और फेफड़ों की तंदुरुस्ती, यानी आपका दिल और फेफड़े मिलकर पूरे शरीर को कितनी अच्छी तरह सांस और ऊर्जा पहुंचा पाते हैं। इसे नापने का एक तरीका है जिसे VO2 मैक्स कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि जब आप पूरा जोर लगाएं तो आपका शरीर 1 मिनट में कितनी हवा इस्तेमाल कर सकता है। जितना ज्यादा VO2 मैक्स, उतनी लंबी और बेहतर जिंदगी। ये बात कई बड़े शोधों में बार बार साबित हो चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि इसे बढ़ाया जा सकता है, रोज दौड़कर, तैरकर, साइकिल चलाकर या बस तेज तेज चलकर। इस किताब में एक खास तरह के व्यायाम पर बहुत जोर दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि वो रफ्तार जिसमें आप किसी से बात तो कर सकते हैं लेकिन गाना गाना मुश्किल हो जाए। इस रफ्तार पर शरीर जमा हुई चर्बी को ईंधन की तरह जलाता है, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनाने वाले छोटे छोटे कारखानों को मजबूत करता है और लंबे समय तक शरीर को चुस्त रखता है। हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे इस रफ्तार वाला व्यायाम बहुत जरूरी है। और कभी कभी इससे तेज भी जाना चाहिए, यानी थोड़ी देर के लिए अपनी पूरी ताकत लगाइए, फिर रुककर सांस लीजिए, फिर ताकत लगाइए, फिर रुकिए। यह तरीका VO2 मैक्स को सबसे तेजी से बढ़ाता है। लेकिन व्यायाम का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है और वो है शरीर की ताकत, यानी मसल्स। एक बड़े शोध में 50 साल से ऊपर के 4,500 लोगों को देखा गया। जिनके शरीर में मसल्स सबसे कम थे, उनके अगले 10 सालों में मरने का खतरा बाकियों से 40 से 50% ज्यादा पाया गया। और जिनके मसल्स दिखने में तो थे लेकिन उनमें ताकत नहीं थी, उनके लिए यह खतरा और भी बड़ा था। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि बुढ़ापे में गिरना मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हर साल लाखों बुजुर्ग गिरते हैं और वो गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं होता, वो एक ऐसी गिरावट की शुरुआत होता है जिससे इंसान अक्सर उबर नहीं पाता। जो एक बार बिस्तर पकड़ लेता है वो अक्सर दोबारा पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाता। मजबूत मसल्स इस खतरे को बहुत कम कर देते हैं। वो शरीर को सहारा देते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं और हड्डियों को टूटने से बचाते हैं। लेकिन मसल्स का काम सिर्फ चलने फिरने तक नहीं है, वो शरीर की पूरी एनर्जी सिस्टम के सबसे बड़े साथी हैं। जितने ज्यादा मसल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, खून में शुगर का कंट्रोल उतना बेहतर रहेगा और इंसुलिन की गड़बड़ी उतनी कम होगी। इसीलिए इस किताब के लेखक हफ्ते में 4 बार वजन उठाने का अभ्यास करते हैं। कहीं भी हों, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, यह उनकी जिंदगी का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना खाना और सोना। लेकिन यहां हमारे भारतीय समाज की एक जरूरी बात करनी चाहिए। हमारे यहां एक सोच गहरी बैठी हुई है कि व्यायाम जवानी की चीज है और बुढ़ापे में तो आराम करना चाहिए। दादा दादी कुर्सी पर बैठे रहें और बच्चे बाहर खेलें। यह नजारा हम सबके घरों में आम है। देखने में यह बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा छुपा है। जो शरीर काम करना बंद कर दे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है और एक बार जो ताकत चली जाए उसे वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। इस किताब के लेखक की मां ने 67 साल की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास शुरू किया और इस एक बदलाव ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो देर कभी नहीं हुई है, लेकिन जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा। और एक बात जो सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी, हाथ की पकड़ की ताकत, यानी आप किसी चीज को कितनी मजबूती से पकड़ सकते हैं, यह आपके पूरे शरीर की सेहत का बहुत अच्छा संकेत है। शोध बताते हैं कि जिनके हाथ की पकड़ मजबूत होती है वो ज्यादा लंबा जीते हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग का हाथ थामें और वो मजबूती से आपका हाथ दबा सकें तो समझ लीजिए कि अंदर से भी सब ठीक है। तो व्यायाम का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है और सिर्फ वजन उठाना भी नहीं है, दोनों चाहिए साथ साथ। दिल और फेफड़ों की तंदुरुस्ती भी और मसल्स की ताकत भी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में उठता है, अगर मैं रोज व्यायाम करूं लेकिन खाना गलत खाऊं तो क्या होगा? क्या व्यायाम उस गलती को ढक लेगा? इसका जवाब है नहीं। और यहीं से अगला बड़ा सबक शुरू होता है जो खाने के बारे में है। लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आपने पहले सुना होगा। यह कोई खान पान की सूची नहीं है, यह एक बिल्कुल नई समझ है जो शायद खाने को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल दे। भारत आज दुनिया में डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है। दिल की बीमारी हमारे यहां पश्चिमी देशों से भी
10-15 साल पहले लोगों को पकड़ रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब उन लोगों को भी हो रहा है जो खुद को पूरी तरह स्वस्थ समझते हैं, जो घर का खाना खाते हैं, बाहर का ज्यादा नहीं खाते और जिनकी हर जांच में सब सामान्य आता है। इसकी जड़ में एक चीज है और वो है शरीर के अंदर चलने वाली एनर्जी की पूरी व्यवस्था। हमारा शरीर जो खाना खाता है उसे एनर्जी में बदलता है और उस एनर्जी को सही जगह पहुंचाता है। जब तक यह काम ठीक से चलता रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही यह बिगड़ने लगे, वो सारी बीमारियां धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगती हैं जिनसे हम सब डरते हैं। और इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम किरदार है इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का केमिकल मैसेज है जो पेट के पीछे का एक छोटा सा अंग बनाता है। जब हम कुछ खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ती है। इंसुलिन आता है और उस शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां वो एनर्जी बनाने के काम आती है। यह व्यवस्था बहुत सुंदर है जब तक ठीक से चलती रहे। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, खासकर ऐसी चीजें जो शुगर को बहुत तेजी से खून में छोड़ती हैं, तो इंसुलिन को बार बार और ज्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे कोशिकाएं इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बार बार एक ही बात सुनते सुनते हम उसे अनसुना करने लगते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है। सोचिए, एक गुब्बारा है और आप उसमें हवा भर रहे हैं। शुरुआत में हवा आसानी से जाती है, लेकिन जैसे जैसे गुब्बारा भरता जाता है, जोर ज्यादा लगाना पड़ता है और एक वक्त आता है जब गुब्बारा और हवा ले ही नहीं सकता। बिल्कुल यही बात हमारी कोशिकाओं के साथ होती है। शरीर ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। शुरुआत में खून की शुगर फिर भी काबू में रहती है, इसीलिए जांच में सब सामान्य दिखता है। लेकिन अंदर ही अंदर इंसुलिन का लेवल ऊंचा बना रहता है और यह ऊंचा इंसुलिन चुपचाप बहुत नुकसान करता है। यह शरीर में चर्बी जमा करता है, नसों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है और दिमाग को भी धीरे धीरे कमजोर करता है। और यह सब तब हो रहा होता है जब जांच की रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य लिखा आ रहा होता है। इसीलिए सामान्य होने का मतलब सबसे अच्छा होना नहीं है। आज की दुनिया में सामान्य होना ही काफी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया का सामान्य खुद बीमार हो चुका है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस पूरी गड़बड़ी में सबसे बड़ा किरदार निभाती है। फलों में एक खास तरह की मिठास होती है जो कम मात्रा में शरीर के लिए ठीक है, लेकिन आज के बाजार में यही मिठास एक बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप में सामने आती है। कोल्ड ड्रिंक्स में, पैकेट वाले जूस में, बाजार के बिस्कुट और मिठाइयों में। और यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। जब हम साबुत फल खाते हैं तो उसकी मिठास धीरे धीरे पचती है, क्योंकि फल में फाइबर होता है, पानी होता है और शरीर उसे आराम से संभाल लेता है। लेकिन जब हम पैकेट वाला जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो मिठास बहुत तेजी से लिवर पर टूट पड़ती है। लिवर इतनी मिठास को एक साथ संभाल नहीं पाता और उसे चर्बी में बदल देता है। यही वो बीमारी है जिसमें बिना शराब पिए भी लिवर में चर्बी जमा होने लगती है और ये आज बेहद आम हो गई है, यहां तक कि बच्चों में भी। इस किताब में एक मरीज का जिक्र है जो रोज ताजे फलों का जूस पीता था, ये सोचकर कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है। लेकिन जब उसके लिवर की जांच हुई तो वो ऐसा दिख रहा था जैसा किसी रोज शराब पीने वाले का दिखता है। तो क्या फल नहीं खाने चाहिए? बिल्कुल खाइए, लेकिन पैकेट वाले जूस से बचिए और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहिए। ये समझ लीजिए कि जो मिठास पीने की चीजों में होती है वो खाने की चीजों से कहीं ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से शरीर में घुसती है और लिवर पर सीधा हमला करती है। अब एक और जरूरी बात, वो है प्रोटीन, यानी वो तत्व जो हमारे मसल्स को बनाता और बचाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिम में जाते हैं और बड़े बड़े मसल्स बनाना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रोटीन की जरूरत और भी बढ़ जाती है। होता यह है कि उम्र के साथ शरीर के मसल्स बनाने की ताकत कम होने लगती है। जो मसल जवानी में आसानी से बन जाता था, उसे बनाए रखने के लिए अब ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और अगर प्रोटीन कम मिले तो मसल्स घटते जाते हैं। और हम पहले ही जान चुके हैं कि मसल्स का कम होना कितना खतरनाक है। हमारे भारतीय खाने में यह बात और भी गंभीर है। हम कहते हैं कि दाल खाते हैं तो प्रोटीन तो मिल ही जाता है। यह सच भी है, लेकिन एक कटोरी दाल में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना हम समझते हैं। और अगर कोई शाकाहारी है तो उसे और भी ध्यान से अपने खाने की प्लानिंग करनी होगी। पनीर, दही, छोले, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, अंडे,
ये सब मिलाकर खाने में शामिल करने होंगे, तभी शरीर को पूरा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन इस किताब की एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि कोई एक डाइट हर इंसान के लिए सही नहीं होती, और यह बात ध्यान से सुनने लायक है। हम हमेशा किसी न किसी नए तरीके के पीछे भागते रहते हैं। कोई कहता है बस फैट वाला खाना खाओ, कोई कहता है सिर्फ फल खाओ, कोई कहता है दिन में बस एक बार खाओ, और हम एक तरीके से दूसरे की तरफ भागते रहते हैं बिना यह सोचे कि हमारे अपने शरीर को असल में क्या सूट करता है। सच यह है कि हर इंसान का शरीर अलग तरह से काम करता है। एक ही चीज खाने से किसी की शुगर बहुत बढ़ जाएगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इस पर डिपेंड करता है कि आपको अपने माँ बाप से क्या मिला है, आपके पेट में कौन से छोटे छोटे जीव रहते हैं, और आपकी रोज की दिनचर्या कैसी है। तो जवाब कोई एक तरीका नहीं है। जवाब यह है कि आप अपने शरीर को पहचानिए, देखिए कि किस खाने से आपको अच्छा लगता है और किससे शरीर भारी होता है, और उसी हिसाब से अपना रास्ता चुनिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो लगभग हर इंसान के लिए सही हैं। पहली बात, पैकेट वाला और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना कम से कम खाइए। जो चीजें पैकेट में आती हैं, जिन पर 20-30 चीजों के नाम लिखे होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा मीठी या नमकीन होती हैं, वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी बात, पीने वाली मिठास से बचिए। जो हम पीते हैं वो अक्सर जो हम खाते हैं उससे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि पीने की चीजें शरीर में बहुत तेजी से घुल जाती हैं। तीसरी बात, प्रोटीन को कभी हल्के में मत लीजिए। दिन के हर खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन जरूर होना चाहिए। और चौथी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, ज्यादातर बीमारियां इसलिए नहीं आती कि हम गलत खाते हैं, वो इसलिए आती हैं कि हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। और यह बात हमारे भारतीय घरों पर सबसे ज्यादा लागू होती है। हमारे यहां खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, खाना प्यार जताने का तरीका है। मां ने बनाया है तो खाना तो पड़ेगा। मेहमान आया है तो परोसते ही रहेंगे जब तक वो हाथ ना जोड़ ले। त्योहार है तो मिठाई तो बनेगी ही और खानी भी पड़ेगी। ये सब बहुत प्यारी बातें हैं और इन्हें छोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन इन सब के साथ एक छोटी सी समझदारी भी जरूरी है। जिंदगी के हर कौर का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। बस एक समझ बनाइए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और यह आपके शरीर पर क्या असर डाल रहा है। बस इतनी सी जागरूकता काफी है, क्योंकि खाना सिर्फ ईंधन नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, रिश्तों की गर्माहट है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का हिस्सा है। लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यही प्यार धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगता है। और यह कमजोरी दिखती नहीं, बस सालों बाद एक दिन अचानक सामने आ खड़ी होती है। तो व्यायाम और खाना दोनों मिलकर शरीर को बनाते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज है जिसकी जरूरत हम सब महसूस करते हैं, जिसके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता, लेकिन जिसकी बलि हम सबसे पहले चढ़ाते हैं। और उस एक चीज की कमी वो सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है जो आपने व्यायाम और खाने में लगाई है। अमेरिका की सबसे कुशल सेना के जवान, दुनिया के सबसे ट्रेंड लोगों में गिने जाने वाले, उनका शरीर एक मशीन की तरह काम करता था। रोज कठिन से कठिन अभ्यास, बेहतरीन खाना और अनुशासन जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच की तो जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। उन नौजवान जवानों के शरीर के अंदरूनी संकेत ऐसे थे जैसे वो उनसे 20-30 साल बड़े हों। सूजन के संकेत बढ़े हुए थे, शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ था। वो बाहर से जवान थे, तंदुरुस्त थे, मजबूत थे, लेकिन अंदर से उनका शरीर बूढ़ा हो रहा था। और इसकी वजह कोई बीमारी नहीं थी, कोई गलत खाना नहीं था, कोई व्यायाम की कमी नहीं थी। वजह थी नींद की कमी। उनकी ड्यूटी अक्सर रातों को होती थी, वो लगातार जागते रहते थे। नींद का कोई तय समय नहीं था, कोई नियम नहीं था, और यह एक कमी उनके पूरे शरीर को अंदर से तोड़ रही थी। यह सुनकर पीटर अटिया को अपनी ही कहानी याद आई। जब वो अस्पताल में काम कर रहे थे तो 24-24 घंटे की ड्यूटी आम बात थी। रात को ऑपरेशन, दिन को मरीजों के चक्कर, और नींद जब भी मिल जाए तब सो लो। उन्हें लगता था कि वो बहुत मजबूत हैं और यही तो डॉक्टर बनने की कीमत है। लेकिन उसी दौर में उनका शरीर बिगड़ रहा था। इंसुलिन की गड़बड़ी शुरू हो गई थी, वजन बढ़ रहा था, शरीर की ताकत और एनर्जी में गिरावट आ रही थी। वो सोचते रहे कि यह खाने की वजह से है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि नींद की कमी इसकी उतनी ही बड़ी वजह थी। और यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जिसमें स्वस्थ नौजवानों की नींद को सिर्फ 4.5 घंटे तक सीमित किया गया। बस
4 दिन बाद उनके शरीर में इंसुलिन की गड़बड़ी इतनी बढ़ गई जितनी किसी मोटे डायबिटीज के मरीज में होती है। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। और यह कोई एक अकेला शोध नहीं है। 9 से ज्यादा अलग अलग शोधों में यही पाया गया है कि नींद की कमी शरीर में इंसुलिन की गड़बड़ी को 1/3 तक बढ़ा देती है। नींद और शरीर की एनर्जी सिस्टम को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन नींद सिर्फ शरीर की एनर्जी के लिए जरूरी नहीं है। नींद में हमारा दिमाग एक बेहद अहम काम करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग के अंदर एक सफाई अभियान चलता है। दिमाग के आसपास मौजूद एक खास लिक्विड कोशिकाओं के बीच बहने लगता है और दिन भर में जमा हुए कचरे को बाहर निकालता है। उस कचरे में वो हानिकारक तत्व भी होते हैं जो अगर सालों तक जमा होते रहें तो भूलने की बीमारी का कारण बनते हैं। भूलने की बीमारी को हम बुढ़ापे की बीमारी मानते हैं, लेकिन इसके बीज दशकों पहले बोए जाते हैं और नींद की कमी उन बीजों को पानी देने का काम करती है। जो लोग दशकों तक 7 घंटे से कम सोते हैं, उनके दिमाग में वो हानिकारक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं, उनके मुकाबले जो 7 घंटे या उससे ज्यादा सोते हैं। और एक शोध में तो यह भी पाया गया कि अगर नींद की गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाए तो भूलने की बीमारी की शुरुआत को लगभग 11 साल तक टाला जा सकता है। 11 साल सिर्फ नींद ठीक करने से। जरा रुककर इस बात को दिल में उतरने दीजिए। जो बीमारी हमें सबसे ज्यादा डराती है, जिसमें इंसान अपनों को पहचानना भूल जाता है, उसे 11 साल तक टाला जा सकता है, बस इसलिए कि हम रात को ठीक से सो लें। नींद के 2 हिस्से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है गहरी नींद, जिसमें दिमाग की सफाई होती है और दिन भर की यादें पक्की होती हैं। और दूसरा है सपनों वाली नींद, जिसमें हम सपने देखते हैं और हमारा दिमाग भावनाओं को संभालने का काम करता है। यह सपनों वाली नींद बड़ी कमाल की चीज है। जब दिन में कोई बात हमें बहुत दुखी करती है या कोई बुरा अनुभव होता है, तो रात को इस नींद के दौरान दिमाग उस अनुभव को याद में तो रखता है, लेकिन उसके साथ जो दर्द जुड़ा होता है उसे धीरे धीरे कम कर देता है। इसीलिए सुबह उठने पर कई बातें उतनी बुरी नहीं लगती जितनी रात को लग रही थीं। हम अक्सर कहते हैं ना कि रात को सो जाओ, सुबह सब ठीक लगेगा। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह विज्ञान है। लेकिन जब यह सपनों वाली नींद पूरी न हो तो दिमाग यह सफाई नहीं कर पाता। दर्द जमा होता रहता है, तनाव बढ़ता रहता है और धीरे धीरे मन टूटने लगता है। नींद और दिल की बीमारी का भी सीधा रिश्ता है। जो लोग लगातार 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। और एक शोध में तो यह पाया गया कि जिन लोगों को दिल की बीमारी विरासत में मिली है, जिनके परिवार में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उनमें भी अच्छी नींद उस खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। मतलब जो खतरा आपको अपने मां बाप से मिला है, उसके खिलाफ भी नींद एक ढाल का काम कर सकती है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में नींद को लेकर एक अजीब सोच बनी हुई है। जो कम सोता है उसे मेहनती माना जाता है। रात को देर तक जागकर काम करना और सुबह सूरज से पहले उठ जाना, यह तारीफ की बात समझी जाती है। लेकिन यह सोच हमें अंदर से खोखला कर रही है। हमारे दादा परदादा सूरज के साथ उठते थे और सूरज ढलने के बाद ज्यादा देर तक नहीं जागते थे। यह कोई पुराने जमाने की बात नहीं थी। यह शरीर की जरूरत के साथ जीना था। उनका शरीर प्रकृति की लय के साथ चलता था और वो इसीलिए ज्यादा स्वस्थ रहते थे। आज हम फोन की रोशनी में आधी रात तक जागते रहते हैं। यह नीली रोशनी हमारे दिमाग को यह सिग्नल देती है कि अब भी दिन है। शरीर में नींद लाने वाला केमिकल बनना बंद हो जाता है और नींद बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं कि बस फोन देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर रात का यह छोटा सा काम सालों में एक बड़ा नुकसान बन जाता है। नींद को बेहतर बनाने के कुछ तरीके बहुत सीधे सादे हैं। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन से दूर हो जाइए। कमरे को थोड़ा ठंडा रखिए, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर थोड़ा गिरने पर नींद अच्छी आती है। सोने का और उठने का समय हर रोज एक जैसा रखने की कोशिश कीजिए, चाहे छुट्टी का दिन हो या काम का। और शराब से दूर रहिए, क्योंकि शराब नींद लाती जरूर है, लेकिन नींद की क्वालिटी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। सपनों वाली नींद कम हो जाती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और 7 से 9 घंटे की नींद कोई ऐशो आराम नहीं है। यह शरीर की उतनी ही बुनियादी जरूरत है जितना खाना और पानी। इसे सबसे पहले बलिदान करना बंद कीजिए। लेकिन अब एक ऐसी बात आती है जो इस पूरी किताब का शायद सबसे निजी
और सबसे दर्द भरा हिस्सा है। सुनकर शायद आपको लगे कि भला यह भी सेहत से जुड़ा है, तो जवाब है हाँ, और शायद यह सबसे जरूरी हिस्सा है। वो है मन की सेहत। इस किताब में बताया गया है कि एक दौर ऐसा था जब बाहर से सब कुछ सही चल रहा था, व्यायाम हो रहा था, खाने का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, नींद पर काम हो रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ था जो किसी को दिखता नहीं था। एक गुस्सा था जो बिना बात उबल पड़ता था, एक पुराना दर्द था जो कभी ठीक नहीं हुआ, और एक अकेलापन था जिसे खुद भी पूरी तरह समझ पाना मुश्किल था। और यह अंदर का तूफान बाहर निकलता था उन्हीं लोगों पर जो सबसे ज्यादा प्यारे थे, परिवार पर, बच्चों पर, जिनके लिए दिन रात मेहनत की जा रही थी। उन्हीं से दूरी बढ़ती जा रही थी। घर में शरीर मौजूद था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। और फिर एक दिन एक ऐसे कार्यक्रम में जाना हुआ जो मन की भावनाओं को समझने के लिए बना था। वहां पहली बार एहसास हुआ कि कितना दर्द अंदर दबा पड़ा है, कितनी पुरानी बातें हैं जो सालों से सीने में घुट रही हैं। और उस दिन उन बातों से भागने की बजाय उनका सामना किया गया। पहली बार उनसे आंखें मिलाई गईं। उसके बाद कुछ बदला। पहली बार परिवार के साथ सच में होने का एहसास हुआ। पहली बार मन भी वहीं पहुंचा जहां शरीर पहले से मौजूद था। इस किताब में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि मन की सेहत को नजरअंदाज करना उतना ही खतरनाक है जितना व्यायाम न करना या गलत खाना खाना। और यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। जब कोई इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर में तनाव का एक रसायन बढ़ने लगता है। यह रसायन खून में शुगर बढ़ाता है, और शुगर बढ़ने से इंसुलिन की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। यानी मन का दर्द एक सीधी कड़ी से जुड़ते हुए शरीर की बीमारी में बदल जाता है। यह कोई पुरानी कहावत नहीं है, यह आज के शोध से साबित सच है। हम अक्सर कहते हैं कि चिंता से बीमारी होती है। बात सही है, लेकिन हम इसे गंभीरता से कभी लेते नहीं। सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और वापस उसी चिंता में डूब जाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। और हमारे भारतीय समाज में मन की बात करना आज भी आसान नहीं है। दुख हो तो छुपाओ, परेशानी हो तो अकेले झेलो, आंखों में आंसू आए तो पी जाओ। किसी से मदद मांगना कमजोरी समझी जाती है, और पुरुषों के लिए तो यह दरवाजा और भी बंद है। उनसे तो उम्मीद ही ये रखी जाती है कि वो कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन ये सोच हमें मार रही है, शब्दों में नहीं, सच में मार रही है। जो लोग अकेलेपन में जीते हैं, जो अपना दर्द कभी किसी से बांटते नहीं, जो हर रिश्ते में एक दीवार खड़ी रखते हैं, उनका शरीर इसकी कीमत चुकाता है। तनाव का रसायन उनके खून में हमेशा ऊंचा बना रहता है, नसें सिकुड़ती रहती हैं, दिल को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन शरीर थक कर कहता है कि बस अब और नहीं सहा जाता। लेकिन जो लोग अपने मन का ख्याल रखते हैं, जो किसी अपने से खुलकर बात करते हैं, जो अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय पहचानते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से हिचकते नहीं, वो न सिर्फ अंदर से बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि उनका शरीर भी ज्यादा स्वस्थ रहता है। उनका दिल बेहतर चलता है, नींद गहरी आती है, और इंसुलिन ठीक से काम करती है। तो ये पांचवां और आखिरी पिलर है, और ये बाकी चारों से किसी भी तरह कम नहीं है। व्यायाम करो, लेकिन अगर मन टूटा हुआ है तो उसे भी जोड़ो। अच्छा खाओ, लेकिन अगर चिंता अंदर से खाए जा रही है तो उससे भी निपटो। नींद पूरी करो, लेकिन अगर रात को पुरानी बातें आंखों के सामने घूमती हैं और सोने नहीं देती, तो उन बातों से मुंह मत मोड़ो, उनका सामना करो। यही इस किताब की असली बात है। यह सिर्फ लंबी जिंदगी की किताब नहीं है, यह भरपूर जिंदगी की किताब है, जिसमें शरीर भी ठीक हो और मन भी, जिसमें साल भी हों और उन सालों में जीने का हौसला भी, जिसमें अपने लोगों के साथ सच में होना हो, बस उनके बगल में बैठे रहना नहीं। और अब वक्त है इन सारी बातों को एक साथ जोड़ने का, एक ऐसे नजरिए के साथ जो शायद इस पूरी किताब की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख है। आज हमने जो सफर किया उसमें 5 बड़ी बातें सामने आईं जो जिंदगी बदल सकती हैं। पहली बात, बीमारी का इंतजार मत कीजिए। जब डॉक्टर कहे कि सब सामान्य है तो खुश होकर भूल मत जाइए। खुद से पूछिए कि मैं किस रास्ते पर हूं, और यह रास्ता 10-20 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है, और रोकथाम का सबसे अच्छा वक्त वो है जब सब ठीक लग रहा हो। दूसरी बात, व्यायाम कोई शौक नहीं है, यह जरूरत है, उतनी ही बड़ी जरूरत जितना खाना और पानी। दिल और फेफड़ों को मजबूत रखिए, मांसपेशियों को ताकतवर बनाइए, क्योंकि यही दोनों मिलकर आपको उस 80 साल की तस्वीर तक पहुंचाएंगे
जो आपने अभी अभी अपने मन में देखी। वो तस्वीर जिसमें आप अपने पोते को गोद में उठा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। तीसरी बात, खाने को समझिए, उससे डरिए नहीं। कोई एक खान पान का तरीका सबके लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ बातें सबके लिए सही हैं। डिब्बा बंद खाना कम कीजिए, मीठे पेय पदार्थों से दूर रहिए, प्रोटीन को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, और ये बात हमेशा याद रखिए कि जरूरत से ज्यादा खाना, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। चौथी बात, नींद को बलिदान देना बंद कीजिए। 7 से 9 घंटे की नींद कोई ऐशो आराम नहीं है, ये शरीर की बुनियादी जरूरत है। नींद में दिमाग की सफाई होती है, भूलने की बीमारी से बचाव होता है, दिल का खतरा कम होता है, शरीर की ऊर्जा व्यवस्था ठीक रहती है। और अगर आप रात को फोन लेकर बिस्तर में लेटे हैं, तो यह जान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और पांचवी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने मन का ख्याल रखिए। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी समझदारी है। जो दर्द अंदर दबा रहता है, वो शरीर को बीमार करता है। जो बातें कभी कही नहीं गईं, जो रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं, जो तनाव सालों से कंधों पर लदा है, उन सब का हिसाब शरीर चुकाता है। और जब शरीर हिसाब चुकाता है, तो बहुत महंगा चुकाता है। इस किताब के लेखक ने खुद कहा है कि उनकी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने मन को ठीक करना शुरू किया। व्यायाम तो पहले से कर रहे थे, खाने का ध्यान भी रख रहे थे, नींद पर भी काम कर रहे थे, लेकिन जब तक मन साथ नहीं आया, तब तक सब कुछ अधूरा था। जैसे एक घर बन गया हो, लेकिन उसमें दीपक न जला हो। यह बात हमारे भारतीय जीवन के लिए बहुत गहरी है। हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां शरीर, मन और आत्मा को हमेशा एक साथ देखा गया। योग सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं था, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं था, आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों का नाम नहीं था। यह सब मिलकर एक पूरे इंसान की देखभाल थे, शरीर की भी, मन की भी, और उस चीज की भी जो शरीर और मन से परे है। और यही पुरानी सोच इस किताब में नए विज्ञान की भाषा में कही गई है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब कोई जादू का नुस्खा नहीं देती, कोई चमत्कारी गोली नहीं बताती, कोई एक रहस्य नहीं है जिसे जानते ही सब ठीक हो जाए। यह किताब एक सीधी सी बात कहती है कि लंबी और बेहतर जिंदगी का रास्ता चमकदार नहीं है, वो बहुत साधारण है। वो रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। वो उस सुबह की सैर में है जो आपने आज की, वो उस खाने में है जो आपने सोच समझ कर खाया, वो उस नींद में है जिसे आपने पूरा होने दिया, वो उस फोन कॉल में है जो आपने किसी अपने को की और कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता था, और वो उस एक आंसू में भी है जो आपने किसी के सामने बहने दिया, यह मानकर कि रोना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। टाइथोनस को याद कीजिए, जिसने हमेशा की जिंदगी मांगी थी, लेकिन जवानी मांगना भूल गया। वो जीता तो रहा, लेकिन उसका जीना कब का खत्म हो चुका था। शरीर था लेकिन ताकत नहीं थी, सांसें थीं लेकिन जिंदगी नहीं थी। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब तक जिए तब तक पूरी तरह जिए, अपनी शर्तों पर, अपने पैरों पर, अपने लोगों के साथ, आखिरी दशक भी, आखिरी साल भी, आखिरी दिन भी। और उसके लिए काम आज शुरू होता है, इस वीडियो के बाद, अभी से। तो बस एक काम कीजिए, आज रात फोन को सोने से 1 घंटा पहले रख दीजिए, या कल सुबह उठकर 15 मिनट टहल आइए, या आज के खाने में एक मीठा पेय कम कर दीजिए, या उस एक इंसान को फोन कीजिए जिससे बात करनी थी लेकिन बार बार टलती रही, या बस आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि मैं कैसा हूं, सच में कैसा हूं। बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं, और पहला कदम हमेशा सबसे जरूरी होता है। अब आपसे एक सवाल है और इसका जवाब नीचे जरूर लिखिए। इन 5 बातों में से कौन सी एक बात है जो आप इस वक्त सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं, और आज से उसमें क्या एक छोटा सा बदलाव करेंगे? लिखिए, क्योंकि जब हम किसी बात को अपने हाथ से लिखते हैं, तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रहती, वो एक वादा बन जाती है, खुद से किया हुआ वादा। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी आपको सच में फिक्र है। अपने माँ बाप को भेजिए, अपने भाई बहन को भेजिए, अपने उस दोस्त को भेजिए जो सेहत का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि यह जानकारी जितनी जल्दी किसी तक पहुंचे, उतने ज्यादा साल वो बचा सकती है। अपना, अपने शरीर का और अपने मन का ख्याल रखिए। जय हिंद।